गेल इंडिया लिमिटेड ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से 282 विभिन्न नॉन एग्जीक्यूटिव पदों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट gailinline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 16 अगस्त 2022 से उपलब्ध होगा और आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है। इसके अंतर्गत लैबोरेटरी, मैकेनिकल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2022 की तारीखें एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.mic.in पर जारी कर दी हैं। नीट पोस्ट ग्रेजुएट 2022 की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवार मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पर जाकर काउंसलिंग डेट की जांच कर सकते हैं। नीट पीजी 2022 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस का संचालन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी की ओर से किया जाएगा। एमसीसी ने नीट पीजीएमएस और एमडीएस 50% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड केंद्रीय विश्वविद्यालय कोटा के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया है। सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट में फोल्ड 4 और फ्लिप 4 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। ये दोनों ही फोन सैमसंग के फोल्ड 3 और फ्लिप 3 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किए गए हैं। सैमसंग भारत में सितंबर से अपने प्रीमियम गैलेक्सी Z फोल्ड 4 स्मार्टफोन की बिक्री शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक गैलेक्सी Z फोल्ड 4 स्मार्टफोन देश में कंपनी का सबसे महंगा हैंडसेट होगा। इस स्मार्टफोन की ग्लोबली कीमत $1,799 $1.42 लाख रुपए तय की गई थी। हालांकि भारतीय लोगों को रुपए की कीमत में गिरावट और ज्यादा टैक्स के कारण अधिक रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 को भारत में 1.49 लाख रुपए से 1.57 लाख रुपए की कीमत में पेश किया गया था। सूत्रों ने बताया कि फोल्ड 4 सितंबर की शुरुआत से भारत में मिलना शुरू हो जाएगा। एक डिवाइस एक चार्जर पर 17 अगस्त को सरकार ने एक मीटिंग रखी है, जिसमें टेक इंडस्ट्री और कंज्यूमर मिनिस्ट्री के ऑफिसर शामिल होंगे। इस मीटिंग में तमाम मोबाइल कंपनियां भी शामिल होंगी। भारत में फिलहाल कई तरह के चार्जर हैं जो अलग अलग डिवाइस के लिए हैं। इनमें सबसे पॉपुलर टाइप सी चार्जर है और उसके बाद माइक्रो यूएसबी और फिर एप्पल के लाइटनिंग चार्जर का मार्केट में बोलबाला है। सावन महीने की पूर्णिमा को स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में पर्व कहा गया है। इस बार ये पूर्णिमा 2 दिन है, यानी 11 को इस तिथि में श्राद्ध और पूजा कर सकते हैं। 12 अगस्त को स्नान करना शुभ रहेगा। इस तिथि पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तीर्थ या पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन किए गए दान और उपवास से अक्षय फल मिलता है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण यानी अपनी 16 कलाओं वाला होता है, इसलिए इस दिन किए गए शुभ कामों का पूरा फल मिलता है। वैज्ञानिकों ने ऐसी किताब बनाई है जो पन्ने पलटने का एहसास तो कराएगी ही, साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। ऑगमेंटेड रियलिटी से इंग्लैंड की सर्रे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की ओर से विकसित ये किताब मोबाइल, कंप्यूटर या स्मार्ट टीवी से कनेक्ट हो सकती है। इसमें अंगुलियों से हाईलाइट कर इंटरलिंक सूचनाओं तक पहुंच सकते हैं। किसी कैरेक्टर के नाम को स्वाइप कर उसके बारे में और जान सकते हैं। इसमें इस तरह की स्याही का इस्तेमाल किया गया है जो पन्ना पलटते ही एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा एक और विशेषता यह है कि इसे पढ़ने के लिए बाहरी रोशनी की भी जरूरत नहीं होगी। रोशनी के लिए किताब के पन्नों के बीच में सोलर पैनल लगाया जा रहा है। हालांकि किताब में अभी ऑक्सीजन और नमी से बचाव का इंतजाम नहीं है। पन्नों के बीच मैजिक बुकमार्क लगाते ही किताब के सारे फंक्शन काम करना शुरू कर देंगे। इस ई बुक का तीसरा जनरेशन लॉन्च हो चुका है, लेकिन ऐसे पेज बनाने पर काम चल रहा है जिसकी मोटाई ज्यादा न हो। यूनिवर्सिटी में एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लेक्चरर राधु स्पोरिया के मुताबिक ट्रैवल गाइड्स और कोर्स की किताबों को ध्यान में रखकर ऑगमेंटेड रियलिटी आधारित किताब पर शोध किया जा रहा है। उपन्यास और कहानियों की किताबों के लिए भी ये कारगर होगा। ये सभी फीचर ई बुक्स में तो हैं ही। चुनौती ये थी कि इन फीचर्स को कागज की किताबों पर उपलब्ध करा पाएं। इस ई बुक क्लाइमेट डूम्सडे का इस साल ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें वीडियो और ऑडियो नज़दीकी स्क्रीन पर प्ले हो रहे होंगे। करीब 8.5 करोड़ रुपए की सरकारी फंडिंग से यूनिवर्सिटी इस किताब पर यह शोध कर रही है। यमुना नदी में पलटी सवारियों से भरी नाव, 2 की मौत, 20 से अधिक लोगों के डूबने की आशंका। यूपी के बांदा जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में सवारियों से भरी एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव में 35 से 40 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग डूब गए हैं। बाकियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य में जुट गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि देश का पैसा देश की जनता के लिए है। यह पैसा नेताओं के दोस्तों के लोन माफ करने के लिए नहीं है। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जनता को मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सरकारें फ्री में सुविधाएं देंगी तो कंगाल हो जाएंगी। इससे देश को नुकसान होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र की इस बात पर एक शक पैदा हो रहा है, कहीं केंद्र सरकार की हालत खराब तो नहीं है। पिछले 70 सालों से जनता को कई सुविधाएं फ्री में दी जा रही हैं। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाई। इसके पीछे तर्क दिया कि पेंशन का बोझ खत्म होगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि केंद्र सरकार सैनिकों की पेंशन देने में असमर्थ है? उधर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने कहा इसे हम नहीं लाएंगे। इसके पीछे तर्क दिया कि पैसा नहीं। ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में असमर्थ है? अरविंद ने कहा कि मनरेगा को लेकर भी केंद्र सरकार का ऐसा ही हाल है। देश के सबसे गरीब किसान और मजदूर जो साल में 100 दिन दिहाड़ी करते थे, उसमें भी सरकार ने कटौती कर दी है। केंद्र सरकार जितना भी टैक्स एकत्र करती है, उसमें से एक हिस्सा राज्य सरकारों को देती है। अब इसमें भी कटौती कर दी गई है। आखिर केंद्र सरकार का पैसा कहाँ गया? आजादी के आज हम 75 साल मना रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार खाने वाली चीजों पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। ऐसा क्रूर कदम किसी भी सरकार ने नहीं उठाया। सीएम ने कहा कि ऐसी क्या वजह है कि गरीब के खाने पर भी टैक्स लगाना पड़ गया। अब जनता को मिलने वाली सभी फ्री सुविधाएं बंद करने के लिए कह रहे हैं। अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को फीस देनी पड़ गई तो बच्चों को कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। कई राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों ने फीस लेनी शुरू भी कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि इतना ही नहीं, केंद्र की सरकारी अस्पतालों में भी फीस लेने की तैयारी है। जिसके पास पैसे नहीं है उनका क्या होगा? ऐसे तो लोग मर जाएंगे। आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अपने साथियों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद वहां पर सरकार बदली, उससे चर्चाएं तेज हो गईं कि 2024 के लिए नया रोड मैप अब बिहार से तैयार किया जाने लगा है। इशारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र भी किया कि 2014 में जो थे वह 2024 में नहीं रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार के राजनीतिक उठापटक से विपक्षियों में निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार मॉडल साल 2024 में होने वाले चुनावों के लिए संजीवनी ही साबित होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के हर बड़े चेहरे को हर पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का चेहरा ही मानकर चल रहा है। फिलहाल बिहार में जेडीयू और राजद की सरकार बनने के साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जबकि इसी राजनीतिक उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भविष्य की राजनीति राह को तलाशना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे गुरुवार को अपना अल्पकालिक यात्रा पास समाप्त होने के बाद सिंगापुर से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई है। राजपक्षे सिंगापुर से बैंकॉक के लिए एक विमान में सवार हुए। थाईलैंड ने एक दिन पहले पुष्टि की थी कि उसे गोटाबाया की यात्रा के लिए वर्तमान श्रीलंका सरकार से अनुरोध मिला था। द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के सवालों के जवाब में सिंगापुर के इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी ने कहा कि राजपक्षे ने गुरुवार को सिंगापुर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के बाद गुरुवार को 3 पेज का पत्र लिखा है। पत्र में पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू की तुलना आचार्य विनोबा भावे से की है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही में काफी सुधार करने के लिए पहली बार टाइमर को प्रोत्साहित करने, संसद में पहली बार आने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करने और उनके दृढ़ विश्वास और काम करने की ऊर्जा की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू को लिखे पत्र की शुरुआत में कहा है, कुछ दिन पहले मैंने आपकी विदाई के दौरान राज्यसभा के पटल पर बात की थी। उस समय मेरे दिमाग में ढेर सारी यादें ताज़ा हुईं। नेल्लौर की छोटी गलियों से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक आपकी यात्रा एक उत्कृष्ट और प्रेरक यात्रा रही है। आपके विश्वास और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की कल्पना की जा सकती है, जिसने आपको एक राजनीतिक आंदोलन और एक ऐसे पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जिसकी आपके राज्य में बहुत कम उपस्थिति थी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सियासत गरमाई हुई है। भाजपा और जदयू राजद के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे पूरे घटनाक्रम को पिछले 10 सालों से चल रही राजनीतिक अस्थिरता और उसमें हो रहे प्रयोगों के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पिछले 10 सालों में छठा मौका है जब राजनीतिक जुगलबंदी हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे आशा करते हैं कि यह सरकार स्थिरता प्रदान करे और बिहार के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश के साथ भाजपा का या राजद का जाना कोई मजबूरी नहीं है, ये आपसी समझदारी है और सोची समझी रणनीति है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीतिक अस्थिरता में आने वाले समय में जल्दी स्थिरता दिखाई देगी, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 2017 में भाजपा के साथ जाने और 5 सालों के बाद इस गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग हो जाने और फिर से राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने के पीछे कारणों पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि इस गठबंधन में वो सहज नहीं लगे। जो तालमेल 2005 से लेकर 2012 तक जदयू और भाजपा के बीच था, वैसा तालमेल 2017 से 2022 तक नहीं नजर आया। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि 2005 में भी भाजपा की जदयू से अधिक सीटें थी, लेकिन असहजता व्यक्तिगत भी है। उन्होंने कहा, जो भाजपा और जदयू अभी हैं और जो दोनों दल पहले थे, उनके फर्क भी है, नेताओं में फर्क है। भाजपा 2005 में सत्ता में नहीं थी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में सत्ता में है। अपने सहयोगियों के साथ वह कैसा बर्ताव करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षाएं हैं, ये सब 2005 से काफी अलग है। इस तरह से 2005 से 2012 तक जो तालमेल दिखता था, वह तालमेल भाजपा जदयू के बीच 2017 से 22 में नहीं नजर आया। अभिजीत अय्यर मित्रा का कॉलम, ताइवान से सैन्य और खुफिया रिश्ते मजबूत करना जरूरी। ताइवान से भारत के गहरे हित जुड़े हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि ताइवान और भारत चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं की राह में अड़ंगे की तरह हैं। चीन हम दोनों को अपने एक ऐसे काम की तरह देखता है जिसे निपटाया नहीं जा सका है। अगर दोनों में से कोई एक कमजोर पड़ता है तो चीन अपनी आक्रामकता का पूरा रुख दूसरे की ओर मोड़ देगा। एक की सुरक्षा दूसरे पर निर्भर है। इसके बावजूद भारत ताइवान से संवाद करने में संकोच करता है। हमारी फौज इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि चीन दुश्मन है और वह उसके लिए खुद को तैयार रखती है। वह यह भी चाहती है कि हम ताइवानियों से सैन्य और खुफिया सहभागिता कायम करें। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय भारत की सुरक्षा नीति को वीटो कर देता है। कभी कभी हम चीन के पक्ष को इतनी बेपरवाही से स्वीकार कर लेते हैं कि अनेक चीनी वार्ताकारों ने मुझसे कहा है कि हम चीन के विदेश मंत्रालय से भी ज्यादा प्रो चाइना रुख अपना लेते हैं। इसके पीछे यह खुशफहमी है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें प्रवेश की स्वीकृति देगा। यह कभी नहीं होने वाला है। एक और बड़ा कारण है चीन पर हमारी अतिशय निर्भरता। हम सेमीकंडक्टर से लेकर मोबाइल तक चीन पर आश्रित हो चुके हैं। अगर नॉर्थ ब्लॉक में बैठे अफसरान संजीदा होते तो वे ताइवान से सेमीकंडक्टर्स लेने का प्रस्ताव रखते और ऐसी सप्लाई चेन रचने की कोशिश करते जिसमें हम चीन को पूरी तरह बाईपास कर देते। इससे पहले यूक्रेन वाले मामले में भी हमारे सामने यही दुविधा की स्थिति बनी थी कि हम उस पर क्या रवैया अपनाएं। रूस हमारा मित्र था, लेकिन जहां यूक्रेन की सुरक्षा हमारे लिए अप्रासंगिक थी, वहीं ताइवान की सुरक्षा से हमारे हित जुड़े हैं। ताइवान में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के द्वारा ताइवान की यात्रा करने को चीन ने अक्षम्य बताया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे ऐसे समझें कि मानो नैन्सी पीओके गई हो, उसके नेताओं से मिली हो और यह बयान दिया हो कि अमेरिका आजाद कश्मीर की रक्षा करेगा। तब भारत कैसे प्रतिक्रिया करेगा? कम से कम चीन की तरह तो नहीं, क्योंकि हमारे सबसे मुखर विरोध भी शालीन होते हैं, जबकि चीन तो फर्जी प्रोपगंडा और लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाता है। चीन कहता था कि वह नैन्सी को ताइवान नहीं आने देगा, लेकिन वो आ गई। चीन अब कह रहा है कि ऐसा फिर नहीं हो सकेगा, लेकिन वह किसी को रोक नहीं सकता। नैन्सी वाले मामले में फजीहत होने के बाद खिसियाया चीन अब खंभा नोच रहा है। वह सैन्य अभ्यास करने लगा है। समस्या यह है कि यहाँ से अगर वह पीछे लौटा तो कमजोर माना जाएगा, लेकिन अगर उसने ताइवान पर चढ़ाई कर दी तो यह बहुत महंगा एडवेंचर होगा, जिसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। याद रखें कि हिटलर अपनी तमाम सैन्य शक्ति के बावजूद ब्रिटेन को हरा नहीं सका था, क्योंकि उसने जिस फ्रांसीसी तटरेखा पर डेरा डाल रखा था, वहां से ब्रिटेन 33 किलोमीटर दूर था। ताइवान तो चीनी तट से पूरे 180 किलोमीटर दूर है। ताइवानी फौजें भी बहुत उन्नत व प्रभावी हैं। संभावना यही है कि चीन कोई दीर्घकालीन नाकाबंदी करेगा, जिससे ताइवानी उत्पादों और सेवाओं की इंश्योरेंस दरें बढ़ जाएंगी। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि भारत ताइवान के परस्पर हितों को आगे बढ़ाएं, जो चीन को अपने प्रतिकूल लगे। इनमें सबसे जरूरी होगा दोनों देशों के बीच सघन खुफिया सहभागिता। दूसरे,
प्रणालीगत तरीके से चीन को सप्लाई चेन से बेदखल करते हुए ताइवान की एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की आपूर्ति को हमारी निर्माण इकाइयों से जोड़ना। लेकिन इस सब के लिए विजन, साहस और आत्मविश्वास की जरूरत है। क्या वह हमारे नेतृत्व में है? Be aware with the world. APN Broadcast Service.